नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे पैरालिसिस ट्रीटमेंट के दूसरे एपिसोड में। आई नो आपको जो हमारा पहला एपिसोड था काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, इसीलिए हम दूसरे एपिसोड लेकर आए हैं आपके बारे में जानकारी देने के लिए कि अगर जो पैरालिसिस पेशेंट है उसकी डाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि खाना क्या आप क्या खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी रिकवरी कितनी जल्दी हो रही है। और इसी के साथ हमारे दूसरे एपिसोड में फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर पुरु धवन जी, जो ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस आयुर्वेदिक साइंस के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं और उसके साथ साथ किडनी पैरालिसिस, पार्किंसन जैसी क्रोनिक डिजीज के एक्सपर्ट हैं आयुर्वेदा में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में। पहले तो बताइए कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल सब बढ़िया सर, सब चंगा सी? हाँ जी, चंगा चंगा। तो सर हमने जो लास्ट मतलब जो हमारा पहला एपिसोड था हमने उसमें बात करी कि पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक के जो ट्रीटमेंट के बारे में, और आपने बताया डाइट के बारे में। डाइट के बाद आपने बात करी एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज के बाद हमने मेडिकेशन पर गए। तो हम ये वाला जो हमारा सेकंड एपिसोड है ये हम पूरा का पूरा देंगे डाइट के बारे में, क्योंकि सर आपसे ही हमने सुना है कि जैसे अन्न वैसा मन। बिल्कुल, आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि जो आप खाने को कभी भी मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हो। अच्छा, यानी जो आपका आहार है वो औषध है, ठीक है। तो इसलिए ना आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस है खाने की। आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, बहुत मैटर करता है। आप खुद हिसाब लगा के देखो कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे बनी है। खाने से बनी, खाना आपने खाया, खाने की एक्यूमुलेशन ही तो है। तो जब हमें कोई बीमारी होती है तो उसमें भी हमारा जो खाना होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। खाना आप अच्छा खाओगे जल्दी रिकवर कर जाओगे, खाना अच्छा नहीं खाओगे रिकवरी लेट होगी या फिर नहीं होगी। तो पैरालिसिस पेशेंट में क्योंकि ब्रेन में नुकसान हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट, ब्रेन में नुकसान हुआ है, प्रोटीन का पार्ट है ब्रेन, अब उसको फैट प्रॉपर मिलेगा, प्रोटीन प्रॉपर मिलेगा, तो उसमें रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर जैसे हमने एक बार जो पहले वीडियो को भी बनाई थी तो आपने हमें बताया था कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो फाइबर अच्छा खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, है ना। अब आप बताइए, अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? उसके लिए डाइट होनी चाहिए कि उसको अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है। ओके, प्रोटीन। हाँ, अब प्रोटीन ये नहीं डब्बे वाला। हाँ, ये मेरा अगला यही था। ये सबसे बड़ी गलती सब यही करते हैं, प्रोटीन बोला डब्बा ले आओ, है ना। ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि आपके किचन में, आपके घर में प्रोटीन वाली चीजें कौन सी ज्यादा अवेलेबल होती हैं। क्योंकि पेशेंट होंगे दो टाइप के। इंडिया में 70% पेशेंट जो होते हैं, पॉपुलेशन है, वो वेजिटेरियन। तो वहीं से शुरू करते हैं। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो पहला चीज ध्यान रखनी है कि दूध की मात्रा बढ़ा देनी है। मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है, ठीक है। उसमें विटामिन सी के अलावा सब कुछ मिलता है। और जब हम छोटे होते हैं तो वो ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, जब मम्मी पिलाती हैं। हाँ, और आजकल रीलें चल रही हैं कि दूध खराब है। हाँ, ऐसा नहीं है, दूध अच्छा है। आपको ध्यान देना होता है कि कितनी मात्रा में से कंजम्पशन कर रहे हो और कौन सा दूध आप पी रहे हो। गाय का दूध लो, कम फैट वाला होता है, दिन में 2 बार पिया, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, उसमें हल्दी डाल लो, काम खत्म। एक गिलास। प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन मिनरल सब कुछ आ गया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या रह गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डाइट में ऐड करनी होती है वो है सूप। आपने मशरूम लिया, मशरूम में सब्जियां साथ में और सब्जियां रखी, आपको जो डालना है, गाजर वाजर जो डालना, मटर वटर जो डालना, उसमें डाला। साथ में आपने उसमें रखा दालें कौन सी? कोई भी, मूंग की दाल। हाँ, मूंग की दाल सबसे बेस्ट रहती है। आपने मूंग की दाल रखी, चने रखे, आपको काले चने पसंद है, आपने काले चने रखे। कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, साथ में रखे आपने मशरूम, और आपने सूप बनाकर उसका डेली दिन में 2 बार ले लिया चाय की जगह। अच्छा, ये सूप में सब कुछ है, फाइबर भी है, इसमें विटामिन भी हैं, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिशन भी पूरा है, और प्रोटीन भी है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। भूख खोल देता है, उसके बाद खाना खाने का और मन करता है। अब आपने खाना जो खाया उसकी ताकत तो मिलेगी, साथ में आपको सूप की एक्स्ट्रा ताकत मिल गई। ये एक्स्ट्रा ताकत हमें देनी भी है पेशेंट को, क्योंकि हमने उसके ब्रेन को हमने रिकवर करना है। अब बॉडी में अगर हमने खाना डाला ही नहीं तो आप रिकवरी के बारे में उम्मीद मत रखो। अगर खाना आप अच्छा खा रहे हो तो आप उम्मीद तो रख सकते हो ना कि मेरी बॉडी में कच्चा माल है, मेरी बॉडी में कच्चा माल है तो पक्का माल बन जाएगा, मेरी ब्रेन की रिकवरी हो जाएगी। अगर आपने खाने को उबला हुआ कर दिया, पिया तो रिटिंडा, क्योंकि अक्सर क्या होता है बताता हूँ, पेशेंट आता है, पेशेंट को हुआ
ब्रेन स्ट्रोक इस्चेमिक। डॉक्टर ने बोला आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, इस वजह से आपको हुआ। अब आपको खाना वो खाना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो। बिल्कुल सही, डॉक्टर ने गलत बोला? नहीं बोला। पेशेंट गलती से क्या करता है, घी या तोरी टिंडा उबाल के खाना शुरू कर देता है। क्योंकि सर यही चीजें होती हैं। आपका माइंड क्या बोलता है कि तला हुआ मत खाओ, घी तेल मत खाओ, उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया है फिर। अब पेशेंट से खाना ना खाया जाए, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के लिए उसने नमक कम कर दिया, मसाले कम कर दिए, मिर्ची कम कर दी, और उसने उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। 4 दिन तो खाया गया, 5वें दिन से उसका खाना खाना बंद। अब घर वाले कहेंगे बस यही खाना है, डॉक्टर ने बोला यही खाना है, और फिर बोलेगा कि टेस्ट भी नहीं आ रहा। पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे डिटेरियोरेट होती रही, क्योंकि पेशेंट फूड का इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहा था। समझने वाली जरूरत ये है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फैट कम करना है, समझ में आता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए प्रोटीन कम करना है, ये समझ में नहीं आता। तो फैट और प्रोटीन दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी की ज्यादा हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस में, तो वहां पर हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होता है, ना कि उसे बंद कर देना होता है। उबली हुई सब्जियां खराब नहीं है, बट पेशेंट अगर उसे खाए तो अगर पेशेंट उसे खा ही नहीं रहा, पेशेंट का बॉडी वेट कम होता जा रहा है, पेशेंट वीक होता जा रहा है, ऐसे पेशेंट में आप रिकवरी की उम्मीद रखो ही मत। ब्रेन जो है वो बॉडी का पार्ट है, बॉडी से बाहर तो है नहीं। जो आप बॉडी को दोगे, बॉडी को ताकत मिलेगी, तो ऑब्वियस है कि आपके ब्रेन को भी ताकत मिलेगी। अब आपकी बॉडी को ताकत मिल नहीं रही, बॉडी वेट लूज किए जा रही है, आप पेशेंट से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, आप ये सोचो कि ब्रेन काम कर जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपनी बॉडी को हेल्दी करना होता है, हेल्दी है ना। हेल्दी के लिए आपको डाइट को बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाना है। डाइट बैलेंस होनी चाहिए, बट प्रोटीन रिच होनी चाहिए। तो सर प्रोटीन में सूप ले सकते हैं, हम दालें ले सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो तो सभी को खानी चाहिए। अच्छा, और क्या अलग चीज है कि लाइक हम ये भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें प्रोटीन के लिए स्पेशली? अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के बारे में सब जानते हैं। बादाम जो है, अखरोट जो है, दिमाग तेज करता है। अब जरूरत है, अब ज्यादा जरूरत है। ब्रेन को नुकसान हुआ तो रिकवरी करने में वो हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। आप अगर आपकी डाइट में कोई कमी रह भी गई है, सूप के बाद, दूध के बाद, वो ड्राई फ्रूट्स पूरा कर देते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं अखरोट और बादाम, बस इतने पे रहो, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अंजीर आप खा सकते हो। अंजीर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अंजीर की मिठाइयाँ तो हम खा लेते हैं, बट हम अंजीर ऐसे नहीं खाते। बट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बॉडी में वीकनेस है, उसे रिकवर करना है, तो अखरोट बादाम साथ में अंजीर जरूर ऐड करो, और मुनक्का भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो फायदा ज्यादा करते हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं करते। तो सर पर ये होता है ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बात बता दी कि लोग ना कुछ भी चीज को एक्सेस में खाने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, अरे यार एकदम खाता रहूंगा। तो आप सर इसके साथ हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए कि कब कब आपको ये खाना है, कि ये नहीं कि आप पूरे दिन खा के मतलब मक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, या फिर मम्मी सूप बना दो, या फिर अपनी बीवी को बोल रहे हैं आप सूप दे दो। देखो, आप मिल्क दिन में 2 बार रखो, मॉर्निंग इवनिंग, सूप भी मॉर्निंग इवनिंग अपना प्लेस कर दो। ड्राई फ्रूट्स दिन में 1 बार या 2 बार बहुत होते हैं। मॉर्निंग में आप उठे, अपने ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत ले लिए, तो आप एक्टिव हो जाते हो। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करोगे, आपको भूख लगेगी, फिर आप ब्रेकफास्ट पे जाओ। मॉर्निंग के टाइम में अपने ड्राई फ्रूट्स लगा देने चाहिए सभी को, सभी को। आप बीमार नहीं हुए तो भी आप अपने ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट आप उसे लगा लो। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करो जो आपने करनी है, जो आपको स्ट्रेचिंग करनी है, जो आपको योगा करना है, जो भी आपकी हो, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे पहले उठते ही पहला काम ब्रश करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा लो, उसके बाद आप फ्री हो। तो जो भी काम आपको वो लगता है ना कि आपको बांधता है या एक रूटीन में डालता है, उसको सबसे पहले क्लियर कर दो, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। फिर आप और चीजें भी खा सकते हो। बिल्कुल। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जो मेरी तरह नॉन वेजिटेरियन है, हाँ, ठीक है, तो अच्छा, हम तो भूल गए हाँ। तो जो मेरी तरह नॉन वेज खाते हैं, हाँ, वो क्या करें, उनके लिए क्या बेस्ट चीज है? नॉन वेज मना नहीं होता, नॉन वेज बहुत हेल्पफुल होता है, और खासकर फिश में हम जो भी पेशेंट होते हैं जो फिश खा रहे होते हैं या खा लेते हैं, उनमें रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। फिश के अंदर क्या हो रहा है कि वाइल्ड कैच हुई, खेती तो होती नहीं फिश की, है ना, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो किसी और चीज से ज्यादा होती हैं। फैट होता नहीं है, वाइट मीट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में रहती है, प्रोटीन रिच होती हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी हो, जिस भी विटामिन की हो, विटामिन डी कम है, B12 कम है, सब कुछ तेजी से पूरा हो जाता है।
तो जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं उनको सिर्फ 2 या 3 चीजें अलाउ करता हूँ। एग वाइट, फिश वाइट, छोटी, बड़ी नहीं, ठीक है, हाँ। और साथ में आप चिकन सूप, फिश का सूप, चिकन सूप और एग वाइट आप ले सकते हो। तलना नहीं है, फ्राई नहीं करना, किसी और फॉर्म में नहीं खाना, सिर्फ आप जो सूप बना रहे हो उसमें सूप में कुछ पीसेस डाल दो। ओके, बस अब इतना ही खा सकते हो, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना, वरना सिस्टम हैवी हो जाएगा, जो फायदे के जो नुकसान वो चीज पहुंचा जाएगी। और सर ये जो नॉन वेज है, लोग बोलते हैं कि अरे वेजिटेरियन होने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉन वेजिटेरियन के पास जो प्रोटीन की मात्रा है जो हम सूप से लेंगे वो ज़्यादा आ जाती है कहीं ना देखो, बॉडी कितना प्रोटीन यूज करेगी वो डिपेंड करता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने मुंह से डाला इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बॉडी पे आके लग जाएगा, है ना। बॉडी को जितना जरूरत है उससे बस वो खींच लेगी, बाकी सबको वो स्टूल के रास्ते बाहर कर देती है। तो ना वेज खराब है ना नॉन वेज खराब है। ये जो फाइट चल रही है ना वेज एंड नॉन वेज की, उसको खत्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। वेज भी अच्छा है, नॉन वेज भी अच्छा है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप दोनों ही खाओ। अगर आप सपोज करो कि वेजिटेरियन हो तो आपको फूड की मात्रा पर ध्यान देना है कि आप कितनी मात्रा में खाना खाते हो। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है, उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स हों, उसके अंदर मशरूम्स हों, उसके अंदर हमारी और ताकत वाली चीज़ें हों जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती रहे, बॉडी में किसी में डेफिशिएंसी ध्यान हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज भी एक अमाउंट, अब ये आप रोज नॉनवेज खा रहे हो, 3 टाइम नॉनवेज खा रहे हो, बीमार पड़ जाओगे, बिल्कुल बीमार पड़ जाओगे। आप नॉनवेज को अपना डाइट का 5 to 10% रखो, यानी पूरे हफ्ते में 1 से या 2 मील अगर आप नॉनवेज की खा रहे हो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज नॉनवेज खाओगे तो ऑब्वियसली आप भी बीमार पड़ोगे। तो किसी भी चीज की अति नुकसान दे जाती है। पर सर हम ये भी तो देखते हैं कि लोगों के अंदर मतलब खाना, जैसे आपने डाइट बता दी, पर जिनमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की कमी हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी ऐसे आते होंगे, है ना, कि भाई खाते तो हम बढ़िया हैं बट हमारी बॉडी में लगता नहीं है, नहीं उनके लिए क्या है? वो 2 टाइप की होते हैं। प्लीज। एक ये है कि पेशेंट का जो जेनेटिक जीन्स ऐसे हैं कि वो मोटा नहीं हो सकता। कौन है ऐसे लोग? बहुत होते हैं। तो वो जीन पूल है कैसा है, अगर आप देखो, अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, आप बिहार या यूपी वाली बेल्ट साइड जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत पतले पतले लोग मिलते हैं आपको। उनका जीन पूल ही पतला है, उनको आप जितना मर्जी खाना खिला लो, जैसे मर्जी खाना खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट गेन नहीं कर सकते वो। और पंजाबी लोग होते हैं वो वेट लूज नहीं कर सकते। मुझे देख लो। तो ये जीन पूल का भी थोड़ा सा इसमें आ जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बीमारी। वो दोनों लोग हेल्दी हैं, मतलब आप मोटे होकर भी हेल्दी हो सकते हो, आप पतले होकर भी हेल्दी हो सकते हो। एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते, वो बीमारी है, वो अलग है। वो आईबीएस की वजह से हो सकता है, वो कोलाइटिस की वजह से हो सकता है। तो अगर आपकी इंटेस्टाइन्स, क्योंकि सारा खाना एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें किसी भी टाइप की दिक्कत है तो आपकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाएगी, यानी आप जो खाना खा रहे हो उसमें से ताकत निकलकर आपके खून में नहीं जा पाएगी, आपको वो महसूस नहीं होगी, आप खाना खाते हुए रहोगे और आप वीक महसूस करते रहोगे। तो वो बीमारी है, वो आपको जज करना पड़ता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, फिर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट रखना पड़ता है। तो सर जो एज अ आयुर्वेदा है, उन आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक मतलब पर्टिकुलरली अलग हो जाता है प्रॉपर प्रोस्पेक्ट से? हाँ, उसमें ना फंडामेंटल्स तो देखो बॉडी सेम है जी, सबके लिए, बॉडी सेम है, बॉडी के सारे फंक्शनिंग सेम है। फर्क होता है हमारे हथियारों में, ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा फर्क होता है। सपोज करो कि पैरालिसिस है, अगर हम किसी का ट्रीटमेंट देखते हैं तो एलोपैथी में विटामिन डी दे रहे होंगे, खून पतला करने की दवाई होगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई होगी और बीपी की, शुगर की दवाइयाँ हो सकती है। कोई भी पर्चा अपना उठा के देख ले, इससे ज्यादा मेडिसिन किसी पर्चे में देखने को नहीं मिलती। वहां पे उनका ट्रीटमेंट हो गया एंड, ये मेडिसिन खानी है, जिंदगी भर खानी है। बट आयुर्वेद क्या कहता है कि किसी भी बीमारी को अगर आपने ठीक करना है तो उसकी जड़ पे जाओ, प्रॉब्लम की रूट कॉज पे जाओ। अब मुझे पता है कि पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट आया था, पेशेंट की ब्रेन में ही नुकसान हुआ था, चाहे ब्रेन हैमरेज हुआ हो तो ब्रेन में नुकसान हुआ। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में दे रहे हैं वहां पर एक सिंगल मेडिसिन नहीं होती जो ब्रेन में कुछ भी रिकवरी करे। वो अपने एंड पे ठीक है कि दोबारा ना हो, इसलिए हमने मेडिसिन को प्लेस किया है, बट वो ट्रीटमेंट नहीं है ना। पेशेंट की रिकवरी कहाँ हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। अगर हम पेशेंट की ब्रेन में रिकवरी करना चाहते हैं तो हमें ब्रेन के हिसाब से सब कुछ सोचना पड़ता है। खाना खाना है ब्रेन के हिसाब से, एक्सरसाइज करनी है ब्रेन के हिसाब से, अगर मेडिसिन भी खानी है तो ब्रेन के हिसाब से। तो आपने सुना होगा बचपन में, आपने भी अखरोट बादाम बहुत खाए होंगे, मम्मी ने खिलाया होगा कि मेरा बच्चा होशियार हो जाए। क्यों खिलाया था?
था तो वो आयुर्वेद। आपको कभी मल्टीविटामिन की गोली क्यों नहीं दी गई कि इससे ब्रेन तेज हो जाएगा? सर देसी मम्मी फैमिली मम्मी सिर की मालिश क्यों करती थी? ताकि दिमाग सर दर्द ना हो। दिमाग तेज हो जाए, हाँ। है ना, बच्चा इंटेलिजेंट बन जाए। ये सारा आयुर्वेद ही तो था। तो इसी फंडामेंटल्स पर काम करते हुए ब्रेन को अब समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिकली। ये तो ये लोग घर के नुस्खे होते हैं, अब हम चलते हैं ब्रेन में साइंटिफिकली कैसे होता है। Exactly. तो ब्रेन जो हमारा बना हुआ होता है वो न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है। ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ये बहुत यूनिक होते हैं। तो ये आप समझो कि एक दिमाग के अंदर एक मक्कर जाल है, ठीक है, इन तारों का। अब ब्रेन के कुछ हिस्से को नुकसान हो गया, अब हमने क्या करना होता है कि हमने जो काम, वो हिस्सा जो काम करता था उस काम को दूसरे हिस्सों को ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि वो जिंदा नहीं हो सकता, वो रीजनरेट नहीं हो सकता, वो मर गया, उसकी उम्मीद मत लगाओ और कोशिश भी मत करो कि वो रिकवर हो जाए। तो ब्रेन में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे पैदा होने से लेकर शुरू होती है और हम टीनेज तक काफी अच्छी स्पीड से चल रही होती है। जैसे जैसे हम 20s 30s में पहुंचते हैं स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है और 40s तक ये ऑलमोस्ट सेटल हो जाती है, ठीक है। फिर जब होती है, जब जरूरत पड़ती है। अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी बॉडी में भी हुई, मेरी बॉडी में हुई, कभी आपने इसे महसूस नहीं किया होगा, पर आपको अभी महसूस करवा देता हूँ, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे चलना जानते थे? नहीं। बोलना, मैथ्स, प्लस माइनस कुछ नहीं। कैसे सीखा? धीरे धीरे करके, पढ़ के, याद करके। बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि सीखने लगे? सर मैं तो याद ही कर रहा, जो मैंने टीचर्स ने सिखाया है, फिर धीरे धीरे करके। याद करने की क्षमता कहाँ से आई? सर एक एक वर्ड से दिमाग ने दी। दिमाग ने अपने अंदर क्या परिवर्तन किया कि आप सीख पाए? सर न्यूरॉन्स चेंज करे होंगे, न्यूरॉन्स वगैरह। न्यूरोप्लास्टिसिटी की थी। हमारी सीखने की क्षमता हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी से मिलती है, ठीक है। जितना ही ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहेगी, जितने हाई लेवल पर होती रहेगी, उतना ही डेवलप हमारा ब्रेन होता है। अब ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए वरदान है। पेशेंट को जब कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ, क्लॉट आया, नस फटी, पेशेंट का वो हिस्सा हो गया डेड। पेशेंट चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, मगर बिना किसी मेडिसिन के अगले 6 महीने में उसके चलने और बोलने की क्षमता कुछ हद तक वापस आ जाएगी। किसी के भी डॉक्टर के इस बीच में हाथ लगेगा आराम आ रहा है। ये 6 महीने, पहले 6 महीने बीतने के बाद, उसके बाद आप जो मर्जी ताकत लगा लो, बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन किए, स्टार्ट किए, उस पेशेंट में आराम ही नहीं आएगा। तो क्योंकि पहले जो 6 महीने थे उसमें क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड होता है रिकवरी का। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल तरीके से अपने आप ही हो रही होती है, बिना कहे। तो क्या कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो आप उतनी कर लो? बिल्कुल, वो टाइम आपका गोल्डन पीरियड होता है, उस टाइम को आपको मिस कभी भी नहीं करना चाहिए और उसमें आपको अपनी एक्सरसाइज और फूड पे ही खास ध्यान देना होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने आप को उस टाइम में रिकवर कर लो, क्योंकि अभी आपकी बॉडी और आपका ब्रेन आपके साथ खड़ा है ना। मगर अगर ये 6 महीने बीत जाए ना, तो उसके बाद ना घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। आपको इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से ऑन करना पड़ता है कि ब्रेन सीखता रहे। जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाएगी तब रिकवरी बंद हो जाएगी, जब न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट रहेगी तो आप रिकवर करते रहोगे। तो अगर मान लो केस है 10 साल पुराना, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तो पहले 6 महीने में बंद हो गई, तो उसको अगले 9.5 साल कोई आराम ही नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक उसको दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने वाला कुछ मंत्र नहीं मिल जाता, ठीक है। जैसे वो स्टार्ट करेगा, जैसे वो करेगा, वो रिकवरी फिर से स्टार्ट। तो पेशेंट की जो खोई हुई क्षमता होती है, चलना नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, हाथ नहीं हिल पा रहा, पावर नहीं है, वो सब वापस आनी दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन सीखना शुरू कर देता है, ब्रेन में रिकवरी शुरू हो जाती है। तो ब्रेन को रिकवर करना, ब्रेन की खोई हुई क्षमता को रिकवर करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मेडिसिन से ब्रेन में वो माहौल तैयार करती है जिसमें वो न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाए। न्यूरोप्लास्टिसिटी करता तो ब्रेन खुद है, नेचुरली भी कर ही रहे, वो तो बंद हो गई। मतलब जब वो कर अब हम उसको प्यार से तो नहीं करवा सकते, तो डांट से करवा लेते हैं, काम हम करवा लेते हैं कि चलो भाई। तो जिसको भी अगर दिक्कत आ रही है तो आपके पास आए वो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है, जैसे आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन तो कर दी, ठीक है, आप उसे सिखाया क्या? अगर बच्चे को आप उल्टे हाथ से लिखना सिखाओगे तो वो उल्टे हाथ से लिखेगा, सीधे हाथ से सिखाओगे वो सीधे हाथ से सीखेगा, है ना। पंजाबी सिखाओगे पंजाबी सीखेगा, उर्दू सिखाओगे उर्दू सीखेगा, फ्रेंच सिखाओगे फ्रेंच सीखेगा।
क्या सिखा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि ब्रेन कैसा डेवलप होगा, है ना। तो अब आप समझ गए कि ब्रेन डेवलप कैसे होता है। अब आपने पेशेंट को करवाई साइकिलिंग, पेशेंट 1 घंटा सुबह साइकिलिंग करे, 1 घंटा शाम को साइकिलिंग करे, पेशेंट साइकिलिंग करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। आपने सीखी थी फ्रेंच, आपको बोली थी हिंदी। अच्छा, तो मतलब आप चलना भी सीखो, साइकिलिंग भी करो, सारी नहीं, चीजें सब चीजें नहीं करनी, यही तो मूल मंत्र है। ये भी नहीं करना, ये नहीं करना। आपको अगर अपने पैरों का मैक्सिमम यूज आप किस काम में करते हो? चलने के लिए। सिर्फ चलो, क्योंकि जितना आप चलोगे आप गलतियां करोगे चलते में, पैर रखने में, तो जैसे जैसे आप उसको देखोगे चलोगे तो आप उसमें करेक्शन कर पाओगे। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट ना बैठ के या फिर लेट के एक्सरसाइज कर रहा होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं बैठ के लेट के एक्सरसाइज करवा देते हैं, कहते हैं देखो देखो हमने इनका पैर उठता नहीं था उठवा दिया, देखो देखो घुटना मोड़ता नहीं था मोड़ना शुरू हो गया, लेट के खड़ा करके चला के दिखा दो, चलना भी शुरू नहीं हुआ, बस टाइम लगेगा। ये गलतियां होती हैं। पेशेंट को पकड़ो, खड़ा करो और चाहे उसका पैर घसीटना पड़े उसे चलाओ। जितना आप दर्द शुरू के कुछ टाइम में ले लोगे ना, उतनी लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। पेशेंट की विल बहुत काम करती है। पेशेंट क्या है, मैं होना चाहता हूँ इसलिए मैं चलूंगा, वो ठीक चल जाएगा। पेशेंट एक होता है कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं चलूंगा, वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो आपको उसी वक्त से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, डे 1 से आपको, जब आपको लगे कि आपके पास हिम्मत है, आप हॉस्पिटल से घर आ गए हो, अब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना किए नहीं होगा। जिस दिन आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए उस दिन आपकी अपने अंदर से विल होनी चाहिए कि मुझे ठीक करना ही करना है। ये विल आपके अंदर आ गई तो आप अपने साथ दोगे तो भगवान भी आपका साथ दे देगा। सिंपल सी बात है। और सर ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो गलतियां क्या करते हैं मेनली? यही गलतियां हैं जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, खाने को लेकर, की, एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज को वो समझ नहीं पाते, ब्रेन को नहीं समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ओके ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चलूंगा, मेरी टांग तो अभी चल नहीं रही, मेरा हाथ तो चल नहीं रहा। तो वो सबसे बड़ी गलतियों में से। आपको करना है, करते करते हो जाएगा। जैसे साइकिल चलाना चलाते चलाते, टेढ़ी मेढ़ी चलाते चलाते आप सीख जाओगे। पहले आप सपोर्टर से चलाओगे, फिर अपने आप चला लोगे। मगर अगर आप साइकिल पे बैठे ही नहीं, सीख पाओगे? तो नहीं, बैठना तो पड़ेगा ना, पैडल मारना पड़ेगा ना, नहीं संभलेगी कोई बात नहीं, गिरते गिरते सीख जाओगे। एग्जैक्टली सेम चीज आपकी पैरालिसिस में भी होती है। गिरते गिरते पेशेंट सीख जाता है। जो गिरेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो वो कभी सीख ही नहीं पाता, दोबारा से कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। तो वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, ब्रेन को करवाना पड़ेगा। आपने क्या करना है? और जो मतलब जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी, जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं स्पेशली, उनको मेहनत करनी पड़ेगी आप पे। आप फर्क देख लो ना, कौन आप जितने पेशेंट होते हैं उनमें सब के सब पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दो। एक पेशेंट जो ग्रुप रिकवर कर रहा है और एक पेशेंट जो रिकवर नहीं कर रहा। आपको जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। जो पेशेंट रिकवर किया है उसने मेहनत करी है डे 1 से, जो पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा वो बिस्तर पे बैठा रहा डे 1 से। यही क्लियर फर्क निकल कर आता है। 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पता नहीं कितने पेशेंट से मिल चुका हूँ, हिसाब किताब ही नहीं होगा उसका। सब में यही कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिलती है, कुछ और है ही नहीं। पेशेंट जब ये सोचता है कि उसका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, वो पेशेंट को रिकवरी करने में दिक्कत होती है। पेशेंट को जिस दिन ये समझ में आ जाए कि डॉक्टर ने मेरा ब्रेन का MRI क्यों करवाया था, वो मेरे ब्रेन में क्यों झांक रहा है, हाथ मेरा नहीं चल रहा, मेरा ब्रेन में क्यों झांक रहा है, जब वो उस फर्क को पकड़ लेता है ना, तो उसकी रिकवरी वहां से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उसको पता है कि उसे फोकस ब्रेन पे करना है। उसको पता है कि मेरे ब्रेन में नुकसान हुआ था, उसको पता है कि मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं उन पर अगर मैं काम कर लूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन कर लूँ, तो मेरा काम बन जाता है। ठीक है। वो छोटे रास्ते ढूंढता है, सच्चाई वाली बात, कि मैं ये कर लूँ, पेशेंट आके कहते हैं मैं कबूतर का खून पी लूँ मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं। जो करना है पहले 6 महीने में कर लो। ठीक है। उसके बाद आप जो भी करोगे सब फेल होगा। तो पहले 6 महीने सारे एक्सपेरिमेंट पास हो जाते हैं, सारे डॉक्टर का ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ, सबसे आराम आ रहा होता है पहले 6 महीने में, सब अच्छा। उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है। हाँ, पेशेंट को लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिकवरी आ रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिकवरी आ रही है, फिजियोथेरेपी सारे एक्सरसाइज कर रहा है, मैं रिकवर हो रहा हूँ। बट 6 महीने के बाद वही फिजियोथेरेपिस्ट वही एक्सरसाइज काम नहीं कर रही होती। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो गई है। तो पेशेंट को वीडियोस से निकलकर
Okay. न्यूरोप्लास्टिसिटी को नेट पे भी सर्च करना चाहिए। खुद से एक बार। मैं जो कह रहा हूँ उसको फैक्ट को चेक तो करो, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी को सर्च कर लो तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा बॉडी काम कैसे करती है, होता क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है 400-500 साल की जो आप कह लो कि एलोपैथी की मॉडर्न साइंस की अपनी डेवलपमेंट है, 4-5 हजार साल की आयुर्वेद की डेवलपमेंट है, सब कुछ अवेलेबल है, बट वो वीडियो में नहीं मिलता। डॉक्टर से अंडरस्टैंड कम करते हैं। आप उसको रिसर्च पेपर्स में देखो ना, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, सब मिल जाता है, हमने भी वहीं से सीखा है। तो सर आप जो हमने जितने भी सारे आपसे सवाल पूछे आप सबका जवाब अभी दे दोगे तो हम बाकी एपिसोड में क्या दिखाएंगे। तो सर इसी के साथ हम ये वाला एपिसोड खत्म करते हैं। और सर थैंक यू सो मच, क्योंकि आज आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, खाने के बारे में, डाइट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के बारे में। और हम सर ऐसे ही अगला एपिसोड लेकर आएंगे बहुत जल्दी, बस आपका टाइम मिले। और हमारी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ये वाला जो सीरीज का जो एपिसोड था, जो एपिसोड 2 था, वो थोड़ा लंबा हो गया है, बट हम इससे इमोशनल कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ। और इसके साथ साथ हमने जो डाइट बोली है, जो डॉक्टर साहब ने जो डाइट बताई हैं, उनका आप खासकर ध्यान रखें और अपने पर भरोसा करें। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूं। और अगर आपको ये हमारी सीरीज का दूसरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों चलता हूं और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।